हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। बच्चों, हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में क्लास 10 के साइंस से के मॉडल पेपर के बारे में। बच्चों, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आप सभी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडल पेपर को भी हल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मॉडल पेपर को हल नहीं करेंगे तब तक आपको यह अंदाजा नहीं लगेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से लेसन से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इस बात का डर होता है कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आपके इस डर को दूर करने के लिए हमने एक उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा पर आधारित आधे सिलेबस से हूबहू वैसे ही मॉडल पेपर को लाए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को नोट कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों पर हम बात करते हैं। इस वीडियो में प्रश्नों को हमने दो खंडों में बांट रखा है। पहला खंड है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जो कि उत्तर प्रदेश परीक्षा में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों खंडों से। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करेंगे। हमारे पहले प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए, वक्रता केंद्र पर। विकल्प बी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। विकल्प सी है मुख्य फोकस पर। और विकल्प डी है ध्रुव और फोकस के बीच। किसी अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु जब कहाँ स्थित होती है, तो वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगी तब ऐसा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा इसमें डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। विकल्प ए है 25 सेंटीमीटर। विकल्प बी है 50 सेंटीमीटर। विकल्प सी है अनंत। और विकल्प डी है 100 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ आंख की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें हमारा विकल्प ए सही है। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। विकल्प है ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं। बच्चों, इस प्रश्नों को देखते हुए आप अपने मन में सोचिए कि कौन से विकल्प सही हैं और पूरे 20 प्रश्नों में देखिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हमारे साथ आप भी प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। विकल्प है ए उत्तल लेंस। विकल्प बी अवतल लेंस। विकल्प सी द्विफोकसी लेंस। और विकल्प डी बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। विकल्प ए लाल रंग के लिए। विकल्प बी पीले रंग के लिए। और विकल्प सी बैगनी रंग के लिए। विकल्प डी हरे रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है यह बैगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न कि एक छात्र अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को साफ नहीं पढ़ पाता है, उसकी आंख में कौन सा दोष है। विकल्प ए है निकट दृष्टि दोष। विकल्प बी है दूर दृष्टि दोष। विकल्प सी है जरा दृष्टि दोष। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी दूर दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। विकल्प ए है नीले रंग का। विकल्प बी श्वेत रंग का। और विकल्प सी काले रंग का। विकल्प डी लाल रंग का। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। विकल्प सी हमारे सही है। तो ये हमारे 7 प्रश्न जो थे ये फिजिक्स से थे। बोर्ड एग्जाम में भी 7 प्रश्न आपको फिजिक्स से देखने को मिलेगा। अब केमिस्ट्री के प्रश्नों पर बात करते हैं। 8वां प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का है। 8वां प्रश्न है कि यह अभिक्रिया जो दी गई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें जो है आयरन को एल्युमिनियम क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर का प्रश्न है। तो इसमें हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। विकल्प ए है 0। विकल्प बी 1। विकल्प सी 7 और विकल्प डी 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है हमारा 7 होता है। इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न 10वां है, पेय जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प हमको दिए गए हैं। विकल्प है पहला जो है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र लिखा है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बी विकल्प है कैल्शियम सल्फेट। और विकल्प सी है सोडियम क्लोराइड। और डी विकल्प है कैल्शियम कार्बोनेट। तो पेय जल को, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए हम उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं, जिससे जीवाणु मुक्त हो जाता है। तो हमारा ए विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। विकल्प ए है 7 से कम। विकल्प बी 7 से अधिक। विकल्प सी 7 के बराबर। और विकल्प डी 0। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होती है ये 7 से कम होती है। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। विकल्प ए है। विकल्प बी है। विकल्प सी और विकल्प डी। तो विकल्प ए हमारा दिया ए वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और विकल्प बी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा जो बी वाला विकल्प है ये सही होगा। Na2CO3.10H2O ये धामन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हमारा है केमिस्ट्री का कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। विकल्प ए है तांबा, विकल्प बी सोना, विकल्प सी सोडियम और विकल्प डी लोहा। तो जो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। तो हमने कुल 13 प्रश्नों को देखा। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। ए विकल्प है जल का वहन करना, विकल्प बी है भोजन का वहन करना, विकल्प सी है एमिनो अम्ल का वहन करना और विकल्प डी है ऑक्सीजन का वहन करना। तो पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिज पदार्थों का वहन करना होता है। तो हमारा इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो किडनी है वो कौन से तंत्र का भाग है। तो पोषण तंत्र का भाग है, विकल्प बी है श्वसन तंत्र का भाग है, विकल्प सी उत्सर्जन तंत्र का भाग है और विकल्प डी परिवहन का। तो जो किडनी होती है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 16वां है स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होते हैं। तो स्वपोषण के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जल, विकल्प ए है, विकल्प बी क्लोरोफिल और विकल्प सी सूर्य का प्रकाश और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश उपयुक्त सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो पाइरुवेट का विखंडन जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब आप कोशिकीय श्वसन पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह प्रश्न पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न है समन्वय और नियंत्रण तंत्र से कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। विकल्प ए है ध्रुमिका, विकल्प बी सिनेप्स, विकल्प सी एक्सॉन और विकल्प डी आवेग। तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली जगह होती है उसे सिनेप्स या अंतःग्रंथन कहते हैं। तो हमारा इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न 19 है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण मनुष्य में कौन सा रोग पैदा होता है। विकल्प ए है घेघा रोग, विकल्प बी बौनापन या विकल्प सी मधुमेह रोग और विकल्प डी बेरीबरी। तो मनुष्य में इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग होता है जिसे डायबिटीज रोग कहते हैं, तो इसमें हमारा सी विकल्प सही है। हम बात करेंगे अंतिम प्रश्न हमारा बायोलॉजी का और एमसीक्यू के फॉर्मेट का आखिरी प्रश्न है कि फेफड़े में शुद्ध रक्त कहाँ आता है। विकल्प ए है बाएं आलिंद में, विकल्प बी दाएं आलिंद में, विकल्प सी बाएं नीले में और विकल्प डी दाएं नीले में। तो शुद्ध रक्त जो होता है शुद्ध होने के बाद यह बाएं आलिंद में आता है। तो विकल्प हमारा ये सही है। तो हमने यहाँ पर 20 एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात किया। तो आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 20 में से, कमेंट कीजिए वीडियो में। अब हम बात करेंगे लिखित प्रश्नों के बारे में। 50 नंबर के जो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, तो चलिए इन प्रश्नों पर बात करते हैं। जिसमें हमारा पहला खंड होगा क, उपखंड क है भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान से कौन कौन से प्रश्न आए हैं चलिए देखते हैं, और इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में इसे सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है भौतिक विज्ञान का, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके दिशा और वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और जब प्रकाश अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन होता है और उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो उन्हें लिखना है आपको। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किरण आरेख खींचकर समझाइए। 4 नंबर के प्रश्न है। पहले आपको समझाना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर निकट दृष्टि दोष के कारणों को लिखना होगा कि निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, फिर निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम जब अवतल लेंस लगाएंगे तो इसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको किरण आरेख खींचना होगा। तो किरण आरेख खींचने के भी आपको 2 नंबर मिलेगा और लिखने के 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि आप प्रश्नों को लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। हम बाद की वीडियो में सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अर्थात मानव नेत्र का चित्र बनाना है और उनके सभी भागों के नाम लिखने हैं। फिर आगे लिखा है कि किन्हीं 3 प्रमुख भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे और उसके सभी भागों के नाम लिखेंगे। फिर उसमें से किन्हीं 3 के बारे में जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो उनके बारे में वर्णन कीजिए। जैसे कि रेटिना के बारे में या पुतली के बारे में या कार्निया के बारे में, जिनके बारे में आप जानते हो किन्हीं 3 भागों के बारे में अच्छे से वर्णन करेंगे तो आपको इससे 6 नंबर मिलेगा। ठीक है। या अथवा करके क्वेश्चन और दिया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा
श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम होता है? या तो इस प्रश्न को आप करें या तो नीचे वाला एक प्रिज्म बनाना है और प्रिज्म में प्रकाश की किरणें जब ऐसे जाती हैं तो प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये 7 रंगों में बट जाएंगी। तो 7 रंगों में बटने की इस घटना का वर्णन करना है जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्यों होता है इसके कारणों को भी लिखना है। तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे फिजिक्स के एक क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इन पर। ये हमारे केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको यहाँ 4 समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को आपको बारी बारी से संतुलित करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट पर या कॉपी पर उतारकर इसे सॉल्व कीजिए। बाद की वीडियो में हम इसे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न आते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसके बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण तथा इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के बारे में लिखना है। इसके बनाने की विधियों को लिखना है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसमें से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O होता है और जबकि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2 H2O होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट पढ़ते हैं। तो इसके उपयोग जो होते हैं, उपयोग में हम लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, दीवारों को चिकना करने में तथा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो और घरों को सजाने या अलंकरण करने में किया जाता है। तो ये सब लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कि निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए तथा प्रत्येक के एक-एक उदाहरण लिखिए। आपको 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। पहला उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो दोनों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अब दूसरा हमको लिखना है संक्षारण और विकृत गंधिता पर लिखना है। तो संक्षारण किसे कहते हैं कि जब कोई धातु नमी, ऑक्सीजन या अम्ल क्षार के संपर्क में आती है तो वह उससे संक्षारित होकर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है और धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। और दूसरा यहाँ विकृत गंधिता दिया गया है कि जब कोई तैलीय या खाद्य वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उसके पश्चात उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये हमारा रहा। और इसमें एक और दिया है जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया का भी आपको डिफिनेशन लिखनी होगी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या अभिक्रिया के स्थान से विस्थापित कर देते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इनके उदाहरण लिखना था। अथवा करके या तो इन तीनों को हल करेंगे या अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है कि सूचक क्या है, अम्ल क्षार सूचक के 2 उदाहरण लिखिए तथा दैनिक जीवन में पीएच मान के कोई 4 महत्व लिखिए। तो इस तरीके से 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमारा ये केमिस्ट्री पोर्शन रहा। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में जो कि 16 अंक के आते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन प्रश्नों पर। जीव विज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे माल और रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाना है तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज तत्व, क्लोरोफिल, प्रकाश, ये सभी चीजों को आपको अच्छे से लिखना है और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण के द्वारा इसे दर्शाना है। तब आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न इसमें था बायोलॉजी में कि धमनी और शिरा में कोई मुख्यतः 4 अंतर लिखने हैं। तो धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखने हैं कि धमनी मोटी होती है और शिरा जो होती है पतली होती है। धमनी की दीवारें मोटी और इसमें अधिक रक्तदाब होता है, कम दाब होता है, इसके रंग गहरे हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, बायोलॉजी से हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वृक्क किडनी की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हमको आपको इस तरीके से जब पढ़े होंगे उत्सर्जन तंत्र तो किडनी के इस तरीके से चित्र बनते हैं और इसको उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको समझाना है और किडनी किस प्रकार से कार्य करती है, रक्त को किस प्रकार से फिल्टर करती है, तो इस चीज को आपको उसमें अच्छे से उसकी क्रियाविधि को समझाना है। और हमारा अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर में दिया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है जो कि समन्वय नियंत्रण चैप्टर से कि मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख भागों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के कार्यों को लिखिए। तो ये हमारे 6 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये समन्वय और नियंत्रण तंत्र का चैप्टर से है। अगला प्रश्न अथवा करके दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए अमाशय छोटी आंत में होने वाली पाचन क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो या तो मानव मस्तिष्क के चित्रों का वर्णन करके उसके बारे में बता सकते हैं या तो पाचन तंत्र के बारे में। और ये कुल इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न रहे। तो हमने इस मॉडल पेपर के बारे में बात किया। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न लगभग तैयार हो जाएंगे। आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे मॉडल पेपर और ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।